नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में स्पीकर की चेयर के ऊपर विपक्ष ने फेंके कागज के टुकड़े, राहुल ने पेगासस जासूसी को बताया एंटी नेशनल। अनिल देशमुख वसूली केस में सीबीआई ने 12 जगहों पर की छापेमारी, 2 पुलिस अधिकारियों के ठिकानों पर भी रेड। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी के साथ की मुलाकात, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर फ्रंट बनाने की कवायद तेज। अफगानिस्तान में लगातार बढ़ रहा है तालिबान का आतंक, मशहूर कॉमेडियन खाशा जवान की हत्या, श्रीलंका में अफगानिस्तान के राजदूत ने जताया। सबसे पहले बात राज कुंद्रा की। पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें एप्स पर अपलोड करने के मामले में गिरफ्तार हुए शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने राज और रेयान थोरपे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि राज कुंद्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और अब उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। मुंबई की क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले की जांच कर रही है और आए दिन इस केस में नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस ने अदालत में कहा कि राज कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों का निर्माण एवं व्यापार करके लगभग 1 करोड़ 17 लाख रुपए कमाए हैं और ये रुपए उन्होंने अगस्त 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच ही कमाए हैं। राज कुंद्रा पिछले लंबे समय से अपनी गिरफ्तारी को गलत बता रहे थे, लेकिन इसी बीच कोर्ट ने उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। डॉक्टर साहब, ये मामला अब कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, ये मामला बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ है कि राज कुंद्रा एक ऐसे काम को अंजाम दे रहा था जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है जी। वो लड़कियों के ऊपर दबाव डालता था, लड़कियों को ड्रग्स देता था, लड़कियों के ब्लैकमेलिंग करता था और उनसे बिल्कुल ही फोर्नोग्राफी का जो है वो शूट और उसका वीडियो तैयार किया करता था। इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है शक की। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी जो कुंद्रा की तरफ से दलील दी गई, जो उनके वकील ने कहा कि ये जो कुंद्रा कर रहे थे ये सिर्फ इरोटिका है और अब तक हमने कोई भी लड़की या किसी एक्ट्रेस को हमने नहीं देखा, ये आरोप लगाते हुए कि राज कुंद्रा उनके साथ कोई ज़बरदस्ती या दबाव या प्रलोभन देकर के ये काम उनसे करवाया करता था। इसलिए हम जांच के लिए तैयार हैं, इसलिए जो जेल में इनको डाला गया है वो रिहाई हो जानी चाहिए। लेकिन पुलिस की तरफ से साफ साफ कहा गया कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, वो डर के मारे नहीं बोल रही हैं। अगर इनको बाहर भेज रखा गया तो वो तमाम लड़कियों के ऊपर दबाव डाल करके उनको डरा धमका करके उन लोगों को चुप करा दिया जाएगा। ये बातें कोर्ट के अंदर हो ही रही थी और बाहर टेलीविजन चैनलों पे अचानक से वो तमाम लड़कियां सामने आ रही हैं धीरे धीरे करके। कोई कोलकाता से है तो कोई मुंबई से है, कोई अहमदाबाद से है। ये तमाम एक्ट्रेसेस जो उसकी फिल्मों में काम किया करते थे वो कह रही हैं कि उनके ऊपर दबाव डाला गया, उनको छलावे से जो है उनकी न्यूड तस्वीरें ली गई, उनको प्रेशराइज किया गया। तो ये तमाम चीज़ें राज कुंद्रा के खिलाफ जा रही हैं और राज कुंद्रा के खिलाफ जो सबसे बड़ा मसला बन रहा है कि वो एक पैरेलल पॉर्न इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर में क्रिएट करना चाह रहा था। 100 से ज़्यादा प्रोडक्शन हाउस देश भर के कोने कोने में वो क्रिएट कर रहा था ताकि वो करोड़ों की कमाई एक दिन में कर सके। और मुझे लगता है कि ये जो केस आगे बढ़ रहा है उसमें इनका बच पाना और इनके परिवार के लोगों का बच पाना नामुमकिन सा है जी। तो जाहिर सी बात है कि एक मकड़ी भी अपना जाल इतनी शिद्दत से नहीं बनाती होगी जिस शिद्दत से राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी मामले में पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपने जाल को फैलाया। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। पेगासस जासूसी स्कैंडल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है और इसके कारण संसद के मॉनसून सत्र की कार्रवाई बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। बुधवार को भी विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे और फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर लोकसभा की कार्रवाई के दौरान
12 बजे विपक्ष ने लोकसभा में स्पीकर के चेयर के ऊपर कागज के टुकड़े फेंके। वहीं संसद में केंद्र सरकार को घेरने के लिए बुधवार को विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने बैठक की। इस बैठक में करीब 1 दर्जन पार्टियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी को एंटी नेशनल बताया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, मीडिया और अन्य लोगों के खिलाफ पेगासस के हथियार का प्रयोग किया गया। सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब दें। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी के इस सवाल का आपके पास क्या कोई जवाब है? देखिए, जब सवाल ही बेहुदा हो तो उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी, ये तमाम विपक्ष, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल किया, इसका आधार क्या है, इसका सबूत क्या है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर भी जासूसी की गई। राहुल गांधी ने क्या अपने फ़ोन को फोरेंसिक लैब भेज करके पेगासस उससे निकलवाया है? अगर उस समय पेगासस था तो आज भी होगा। आप बताएं कि भाई आपने इस फला लैब में जाकर के अपने फ़ोन को दिया और वहाँ पेगासस मैलवेयर जो है हमारे फ़ोन के अंदर से निकला, तब तो बात समझ में आ रही है। हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा आजकल इस बात को लेकर के जुटा हुआ है कि मेरा भी नाम उस लिस्ट में आ जाए कि जिसके ऊपर सरकार ने नज़र रखी। इस सरकार ने जब ये कह दिया कि पेगासस का कोई रिश्ता नहीं है, सरकार ने ये भी कह दिया कि स्नूपिंग का जो तरीका है, जासूसी का जो तरीका है, फ़ोन टैप करने का जो तरीका है, वो लीगल तरीका है हिंदुस्तान में, उसके ज़रिए कई लोगों पे नज़र रखी जा रही है। आप उसके लिस्ट को चाहते हो, आप वो डिमांड कर रहे हो जो कोई भी सरकार नहीं दे सकती। और राहुल गांधी होते कौन हैं? राहुल गांधी ने क्या चिदम्बरम के खिलाफ कोई एक्शन लिया था? जब चिदम्बरम साहब ने यूपीए के फिनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, उनके दफ्तर में ऑडियो बॉक्स लगा दिए थे। जासूसी करना ये कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है और अब ये अचानक से पेगासस का मसला उठा रहे हैं। पेगासस का मसला इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये 2 चीज़ें इसमें शामिल हैं। एक तो ये इजरायली कंपनी है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, वो कहेंगे कि भाई ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो यहूदियों के साथ मिलकर के देश के खिलाफ साजिश कर रही है, विपक्ष के खिलाफ साजिश किया जा रहा है। और दूसरा कि इनको काम धंधे से मतलब नहीं है, ये चाहते हैं कोई एक ऐसा मुद्दा उठ जाए जिससे संसद ठप हो जाए। 30-30 कानून बनाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन ये विपक्ष जो अकर्मण्य तो शुरू से है, नकारा तो शुरू से है, ये न खुद काम करते हैं न किसी को काम करने देना चाहते हैं। जी, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आचरण है राहुल गांधी का, ये दिखाता है उनकी मूर्खता को, जिस तरीके से वो सुनी सुनाई बातों को लेकर एक बार फिर से बेकार में ही केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब रुक करते हैं तीसरी खबर का। महाराष्ट्र के 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में सीबीआई ने अनिल देशमुख के 12 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने 2 पुलिस अधिकारियों के ठिकाने पर भी रेड की है। जानकारी के मुताबिक अहमदनगर और मुंबई में डीसीपी राजू भुजबल के आवासों और पुणे और मुंबई में एसीपी संजय पाटिल के आवासों पर छापेमारी की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई की टीम ने थाने, नासिक, सांगली, अहमदनगर और पुणे समेत 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान सीबीआई को केस से जुड़े कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस बरामद हुए हैं। इस बीच मुंबई थाने के इस वसूली प्रकरण में परमबीर के करीबी पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर भी किया गया है। इनमें 2 डीसीपी, 2 एसपी और एक महिला पुलिस निरीक्षक का नाम शामिल है। इन सब पर परमबीर सिंह के साथ धन उगाही के धंधे में शामिल होने का आरोप है। डॉक्टर साहब, ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस वसूली गैंग के पाप का घड़ा कब भरेगा? देखिए, तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जी। ये तो अब इसमें कोई इफ एंड बट का सवाल ही नहीं है जी। जिन लोगों ने पैसे दिए उन्होंने कबूल कर लिए, जो लोग पैसा उगाही कर रहे थे उन्होंने भी कबूल कर लिया जी। वो लोग भी सरकारी गवाह बन गए और सारे लोग यही कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे थे अनिल देशमुख के लिए, जो उस समय गृह मंत्री थे। पुलिस का पूरा जो जिम्मेदारी जो थी वो अनिल देशमुख के पास थी। तो एनसीपी का एक बड़ा लीडर इस तरह के छापेमारी के चक्कर में फंसा हुआ है। शरद पवार दिल्ली में थर्ड फ्रंट बनाने के जुगत में लगे हुए, ममता बनर्जी से मुलाकात कर रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी पेगासस का मसला उठा रही है और ये सब के सब महाराष्ट्र में आघाड़ी सरकार में सम्मिलित है। अब इसमें होगा ये कि एक तो जो अब तक चीज़ें सामने आ गई हैं, जैसे अनिल देशमुख की फर्जी कंपनियां,
अनिल देशमुख के कई सारे जो के खिलाफ सबूत जो सीबीआई और ईडी के पास है। अब जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई हो रही है कि इस उगाही गैंग में और कौन कौन पुलिस वाले शामिल थे, और ये सफाई अभियान जो चल रहा है, अब जो उसमें नया ट्विस्ट दिख रहा है वो ये देख रहा है कि सीबीआई वो काम कर रही है जो काम उद्धव ठाकरे करवाना चाहते हैं। इससे एक अंदेशा जो साफ साफ नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री से उद्धव ठाकरे की 1 घंटे की सीक्रेट 1-to-1 मीटिंग हुई थी, शायद इस बात पे कोई रजामंदी हुई होगी कि ये जो उगाही और जो पुलिस का जो पूरा कुचक्र है इसको साफ करने में हमारी मदद की जाए जी। और इसलिए सीबीआई और ईडी लगातार इस तरह के एलिमेंट्स के ऊपर कार्रवाई लगातार कर रही है जी। तो जाहिर तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री का महाराष्ट्र में होना महाराष्ट्र के लिए बहुत ही ज्यादा नकारात्मक साबित हुआ है। महाराष्ट्र सरकार और पुलिस अधिकारियों ने बॉलीवुड से ऐसे ऐसे गुर सीख लिए हैं कि बॉलीवुड की खुद की स्क्रिप्ट्स भी फेल हो गई हैं। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। ममता ने सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पहुंचकर उनसे मीटिंग की। ममता ने इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं कमलनाथ, अभिषेक मनु सिंघवी और आनंद शर्मा से मीटिंग की थी। कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बनर्जी का विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद ये पहला दिल्ली दौरा है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से ममता ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के एकजुट होने का आह्वान किया, उससे वो आखिर साबित क्या करना चाहती है? ममता बनर्जी ये साबित करना चाहती हैं कि वो बंगाल के अंदर हजारों हिंदू महिलाओं का बलात्कार भी करवा सकती हैं, लेकिन फिर भी वो देश के प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ममता बनर्जी ये साबित करना चाहती है कि वो लाखों हिंदुओं को भगा सकती है पश्चिम बंगाल से, फिर भी देश का प्रधानमंत्री बन सकती है। ममता बनर्जी ये साबित करना चाहती हैं कि जो उन्हें वोट नहीं देगा उसके घर को आग में फूंकवा सकती हैं, लेकिन फिर भी वो देश के प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ममता बनर्जी ये साबित करना चाहती हैं कि संविधान को वो अपने जूते के नोक पर रख करके ठोकर मार सकती हैं और उसके बावजूद वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ममता बनर्जी ये साबित करना चाहती हैं कि हाई कोर्ट कुछ बोलता रह जाए, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलता रह जाए, उनकी सारे आदेश, उनके सारे ऑब्जर्वेशंस वो डस्टबिन में डाल सकती हैं, लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बन सकती हैं। ममता बनर्जी ये साबित करना चाहती हैं कि वो सीबीआई हो, आईबी हो, सीआरपीएफ हो, कोई भी सेंट्रल एजेंसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, सबको वो गाली गलौज कर सकती हैं, सबकी अवहेलना कर सकती हैं, सबको डीलेजिटिमाइज कर सकती हैं, इसके बावजूद वो देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान के लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है, वो भूल जाते हैं। लेकिन अब ये वक्त आ गया है उन चेहरे को पहचानना, याद रखने का। ये तमाम लीडर्स, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, कमलनाथ हो, वो तमाम लीडर्स जो लोग ममता बनर्जी के साथ गलवैयां कर रहे हैं, वो आज उन आरोपियों की लिस्ट में शामिल हो गए जो बंगाल के अंदर हिंदुओं के खिलाफ जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस चल रहा है उसके बारे में किसी ने कोई नहीं पूछा। वो मीडिया के बीच नहीं, दिन भर तमाम कैमरे उनके आगे पीछे घूमते रहे, एक रिपोर्टर की हिम्मत नहीं हुई ये पूछ लेने की कि एनएचआरसी की जो रिपोर्ट थी जिसमें वायलेंस के बारे में पूरा जिक्र है, उसमें न्याय कब मिलेगा। ये देश के लिए खतरनाक, इसको कह सकते हैं, काला अध्याय है। मीडिया हो, विपक्ष हो, ये तमाम तरह के लोग हों जो अब तक सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगते, कहाँ है वो दलाल मीडिया जी, जो हर वक्त मोदी से अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। ममता बनर्जी अनअकाउंटेबल रहेगी, तो यही वो साबित कर रही हैं कि हिंदुओं की हत्या करवा दो, हिंदुओं की इज्जत लुटवा दो, हिंदुओं के घरों को आग लगवा दो, उनको भगा दो, इस देश में कोई कुछ बोलने वाला नहीं है जी।
तो ममता जी से ये पूछा जाना चाहिए कि अगर आपको कुछ साबित ही करना था तो हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें साबित करके आप महान बन सकती थी। इसके लिए आपको बंगाल में महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करवाने और साथ ही निर्दोषों की हत्या करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरी खबर तालिबान से जुड़ी है। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। तालिबान अब कलाकारों को अपना निशाना बना रहा है। इस बीच तालिबान ने लोकप्रिय कॉमेडियन खाशा ज़्वान की हत्या कर दी। खाशा ज़्वान के निधन पर श्रीलंका में अफगानिस्तान के राजदूत एम अशरफ हैदरी ने दुख व्यक्त किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने खाशा ज़्वान को अपहरण कर प्रताड़ित किया और बाद में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ज़्वान को तालिबानियों ने शुक्रवार को मारा था। बता दें कि तालिबान ने कंधार में कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था और विद्रोही समूह ने शुरू में दावा किया था कि कॉमेडियन एक ऑपरेशन के दौरान मारा गया था। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से ये पता चलता है कि तालिबान द्वारा उन्हें जान से मारने से पहले कई थप्पड़ मारे गए थे। डॉक्टर साहब, क्या तालिबान का ये आतंक कभी ना खत्म होने वाला है? सोशल मीडिया में पूरी दुनिया में इस घटना की निंदा हो रही है। हर जगह लोग इसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं और ये इसलिए कर रहे हैं कि जो तालिबान ने ये जो काम किया है, किसी इंडिविजुअल की हत्या नहीं हुई है। तालिबान ने वहाँ के कल्चर फ्रीडम के ऊपर, वहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके ऊपर हमला किया है। और ये बात पूरी दुनिया को समझ लेनी चाहिए कि जब तक सब लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा अफगानिस्तान एक ऐसे संगठन के हाथ चला जाएगा जहाँ से फिर वो दुनिया भर में हमले करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए आज़ाद हो जाएगा। लेकिन इससे भी खतरनाक खबर जो है वो ये आई है कि आज तालिबान के कुछ लीडर्स चीन गए हैं। चीन में वो वहाँ की सरकार से बात कर रहे हैं, वहाँ पे मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें हथियार चाहिए, उसमें असलहा चाहिए। क्योंकि एक दिन पहले अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने एक बहुत बड़े हमले में कम से कम 20 से 25 तालिबान के टॉप कमांडर्स की हत्या कर दी। जो एयर स्ट्राइक था, एयर स्ट्राइक के खिलाफ तालिबान के पास उस तरह के हथियार अब नहीं बचे कि वो हवाई हमले को झेल सके और इसलिए चीन के पास वो मदद के लिए गए हैं। पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में किसी तरीके से तालिबान के बहाने एंट्री खोज रहा है और ये एक ऐसा मूव है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। अदरवाइज अफगानिस्तान टेररिस्टों के लिए एक हेवन बन जाएगा। दुनिया भर के तमाम टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ पे जा कर के ट्रेनिंग ले पाएंगे, वहाँ पे बैठ कर के वो साजिश रचने के लिए वो पूरी तरह से आज़ाद होंगे और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा अमेरिका और यूरोप के देशों को झेलना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।